नमस्कार। जिला प्रशासन मुजफ्फरनगर के निर्देशन में आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। यदि आपको घर से बाहर निकलना भी पड़ता है तब आप मास्क का यूज करें। आप जैसे ही बाहर से अपने घर में आते हैं आप अपने हाथ को अच्छे से धोएं। साबुन से 20 या 30 सेकंड तक आप लगातार अपने हाथ धोएं। आप सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। एक अन्य निवेदन आपसे है कि आप अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड कर लें। यह ऐप हमारी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा बनाया गया है। मैं डॉक्टर विकास कुमार, प्रिंसिपल सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर मुजफ्फरनगर, आज आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय में प्रकाश के पूर्ण परावर्तन पर आपके साथ चर्चा करूंगा। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं अपने जिला मुजफ्फरनगर के समस्त प्रशासनिक अधिकारी, विशेष रूप से एनर्जेटिक जिला अधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जे, हमारे मुख्य विकास अधिकारी यादव जी, हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय गजेंद्र कुमार जी का व अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी तत्परता के चलते आज हम अपने घर में सुरक्षित हैं। हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा स्टडी कर रहे हैं। हमें किसी प्रकार के खाद्यान्न या किसी भी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। आसानी से हमारे क्षेत्र में वो उपलब्ध हो रही हैं। वो सभी बधाई के पात्र हैं। मैं उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्योंकि कोई भी टॉपिक हम पढ़ते हैं तो उसका एक रीज़न होता है कि पढ़ क्यों रहे हैं। ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में रेगिस्तान में एक व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति, उसे कुछ दूरी पर जाकर देखने पर लगता है कि जैसे कुछ दूरी पर जल है या कोई वृक्ष उल्टा है, ऐसा कुछ आभास होता है। इसे रेगिस्तान में मरीचिका बोला जाता है, पानी का आभास होना। और जबकि जब ये व्यक्ति अगर जहाँ से देख रहे हैं, अगर ये आगे आकर यहाँ आ जाएं तो यहाँ ना पानी होगा ना वृक्ष उल्टा दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये केवल आभास होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था कि परावर्तन क्या है। परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित होती है तब वह प्रकाश किरण अपने ही माध्यम में यदि वापस लौट आती है तब इस घटना को परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन के बारे में हमने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तब वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे दो प्रकार के माध्यम बताए थे, सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा हो और विरल माध्यम वह माध्यम होता है जिसका अपवर्तनांक कम हो। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तब वह अविलंब से दूर हट जाती है, और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह अविलंब की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ जाती है तब इसका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है तथा अधिकांश भाग अपरिवर्तित ही रहता है। अपरिवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती है। इस दशा में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा होता है। ये एक पिक्चर है। ये एक प्रकाश किरण है। ओ से प्रकाश चलता है, ए पर आपतित होता है, और यह जब दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है गिलास से एयर में, तब यह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। जानी चाहिए थी ऐसे जैसे मैंने डॉटेड दिखाया है, किंतु ये अविलंब से दूर चली जाती है थोड़ा सा, क्योंकि गिलास कांच एक सघन माध्यम है, एयर एक विरल माध्यम है, और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तब वह अविलंब से दूर हट जाती है।
अब हम करते ये हैं कि आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं। जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तब इस अपवर्तन कोण का मान भी बड़ा हो जाता है। आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपतन कोण का मान बढ़ाया, अपवर्तन कोण का मान पहले से ज़्यादा हो गया। आप देखिए पहले ये r की वैल्यू कम थी, अब i का मान बढ़ाने पर r का मान बढ़ जाता है। अगर आपतन कोण का मान हम और बढ़ा देंगे तो अपवर्तन कोण का मान और बढ़ जाएगा। i का मान और बढ़ाने पर ये और दूर जाएगी। धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपतन कोण का मान बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि यह प्रकाश किरण 90 डिग्री कोण पर अपवर्तित हो जाती है। इस विशेष आपतन कोण को, वह विशेष आपतन कोण जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। I इक्वल टू IC, क्रिटिकल एंगल को हम IC से डिनोट करते हैं या C से भी डिनोट कर सकते हैं। हम अब भी नहीं मानते हैं, हम आपतन कोण का मान और बढ़ाते हैं। तब क्या होगा? जब हमने शुरू में आपतन कोण कम था, अपवर्तन कोण भी कम था, आपतन कोण का मान बढ़ाया, अपवर्तन कोण का मान ज़्यादा हो गया। आपतन कोण का मान और बढ़ाया, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया। पर हमने क्या किया? उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा। अब हम कह रहे हैं कि आपतन कोण का मान हम क्रांतिक कोण से भी ज़्यादा कर देते हैं। तब क्या होगा? तब वो प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी और इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं यदि आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाते जाए तब अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है तथा धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। उस विशेष आपतन कोण को जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसे IC या C से हम व्यक्त करते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। अब यदि आपतन कोण को हम और बढ़ाएं तब क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होगा। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने पर प्रकाश विरल माध्यम में बिल्कुल नहीं जाता है, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट आता है और इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि पूर्ण शब्द क्यों कहा गया? पूर्ण शब्द इस वजह से कहा गया कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में आया, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ? वो प्रकाश सभी का समस्त प्रकाश पूर्ण रूप से पहले माध्यम में वापस आ गया और उस प्रकाश का कोई भी भाग अपवर्तित नहीं हुआ। अर्थात कहा जा सकता है कि जितना प्रकाश एक जगह से आया वो उसी माध्यम में वापस लौट गया, दूसरे माध्यम में थोड़ा सा प्रकाश भी नहीं गया। चूँकि पूर्ण प्रकाश का परावर्तन हो गया, इस कारण इस घटना में पूर्ण शब्द जोड़ा गया और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इस पूरे डिस्कशन से ये रिजल्ट निकलता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए। पहली, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो। विरल से सघन में जाएगा तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। माध्यम का अपवर्तनांक लाल प्रकाश के लिए सबसे कम और बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में एक संबंध होता है sin C इक्वल टू 1/n। C और n एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्रांतिक अपवर्तनांक लाल प्रकाश के लिए सबसे कम है तो लाल प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण सबसे ज़्यादा होगा। बैंगनी प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक है तो बैंगनी प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण सबसे कम होगा। हीरे का अत्यधिक चमकदार दिखाई देना। हीरा अधिक चमकता क्यों है? वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है और हीरे वायु के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। हीरा वायु साथ साथ लिखा एक सघन माध्यम है
और एक विरल। सघन माध्यम हीरा है और विरल माध्यम वायु है, क्योंकि दो माध्यमों के जाने आने से ही पूर्णांतिक परावर्तन की घटना होती है। जब बाहर का प्रकाश विशेष रूप से कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है, तब प्रकाश हीरे के भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता है। हीरे को इस विशेष रूप से काटकर बनाया जाता है। जब हीरे के अंदर एक कॉर्नर से प्रकाश एंट्री कर लेता है, हीरे में जाने के बाद उस प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वो प्रकाश वापस बाहर नहीं आ पाता। परंतु जब किसी तल पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम हो जाता है, तब वह प्रकाश हीरे से बाहर आ जाता है। इस प्रकार हीरे में सभी ओर से प्रवेश करने वाला प्रकाश कुछ ही दिशाओं में हीरे से बाहर निकलता है। इन दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यंत चमकदार दिखाई देता है। आप कोई भी एक एपरेटस लीजिए। अगर आप मैं कॉलेज की बात करूं कि जब हम कॉलेज में एंट्री कर रहे हैं बच्चों की, तो हमारे सभी गेट खुले हैं, हमें सभी गेट खुले हैं। और सभी गेट खुलने के बाद क्या होगा? अगर सभी गेट खुले हैं और सभी गेट खुलने के बाद क्या होगा? जो बाहर के बच्चे हैं वो सभी कॉलेज में अंदर आएंगे। परंतु जब हमारी छुट्टी होती है, कॉलेज ऑफ हो जाता है, तब हम सभी गेट तो बंद कर दें, केवल एक गेट को ओपन करें, तब उस एक गेट से क्या होगा? उस एक गेट से ही बच्चे बाहर निकलेंगे, बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। अगर यह हीरा है, सपोज कीजिए ये हीरा है, एक हीरा है ये, और उस हीरे में हमने बाहर से सब जगह से प्रकाश आया, इधर से भी प्रकाश आ रहा, उधर से भी प्रकाश आया, और उसके बाद जाके बाद इसके अंदर, हीरे के अंदर उस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण वो प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है। परंतु बाहर वो कब निकलेगा? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रकाश आया तो बहुत जगह से बाहर, किंतु एक ही इसमें छेद हम कर दें, तब वो प्रकाश बहुत तेजी से बाहर निकलता है, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है और वो हीरा चमकने लगता है। इस प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल हम लेते हैं, रेगिस्तान में मरीचिका, जिसका शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया था। हम इस सक्षम बन गए हैं इस चैप्टर पढ़ने के बाद कि मरीचिका के बारे में हम जान सकें। सूर्य की गर्मी में जब रेगिस्तान गर्म हो जाता है, तब उसके आसपास की वायु अधिक गर्म हो जाती है। जो रेत है, रेत के ऊपर जो वायु की परत होती है वो ज़्यादा गर्म होती है, और उन परतों के ऊपर की जो वायु होगी, अगर मैं, ये पहली परत है मेरी, रेत है नीचे, ये परत का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इससे ऊपर वाली परत का टेम्परेचर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, इसी प्रकार टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। पृथ्वी के ऊपर वायु की परतों का ताप लगातार घटता जाता है, और ऊपर ठंडी वायु सघन माध्यम बनाती है। जो रेत है, उस रेत पर जो परत बनी वो गर्म है, वो एक विरल माध्यम की तरह व्यवहार करेगी, और जो ऊपर की परतें हैं वो सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगी। यानी जैसे जैसे ऊपर ऊपर परतें होती जाएंगी, मीडियम चेंज होता जाएगा, वो विरल, कम विरल, और कम विरल, और कम विरल, फिर और कम विरल, सघन, ज़्यादा सघन, ज़्यादा सघन, इस प्रकार परतें होती जाती हैं। जब किसी वृक्ष से प्रकाश की किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं, तब उन्हें बहुत सी परतों से गुजरना पड़ता है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। जैसा मैंने कहा, यहाँ ये रेत है, यहाँ जो वायु की परत है वो ज़्यादा गर्म, ठंडी वायु, और ठंडी, और ठंडी, और ठंडी, और ठंडी, और ठंडी, और ऊपर जाकर वायु ठंडी हो जाती है। इस वृक्ष से प्रकाश चलता है, तब वो प्रकाश जैसे ही ऊपर से नीचे की ओर आएगा, तब वह प्रकाश सघन से विरल में आएगा, और जब और नीचे आएगा तब फिर सघन से विरल में आएगा, सघन से विरल में आएगा। तो जो प्रकाश किरण चलती है वो कई बार अपवर्तित होती है, और जितनी बार भी, जितनी ये लेयर्स हैं, जितनी भी ये लेयर्स हैं, उन लेयर्स में क्या होगा, उन लेयर्स में क्या होगा कि नीचे की जैसे परतें आएंगी, तो वो प्रकाश किरण ऊपर से नीचे की ओर आती है, वो अभिलंब से दूर हटना शुरू हो जाएगी। जब वो अभिलंब से दूर हटेगी, नीचे आते आते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। उस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने पर वो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौटने लगती है।
वो प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौटने लगती है और लौटने पर क्या होगा, अब वो प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, विरल से सघन में। पहले प्रकाश किरण आ रही थी सघन से विरल की ओर। यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने पर यह प्रकाश किरण अब विरल से सघन की ओर जाने लगी और प्रकाश किरणें अब अभिलंब से दूर नहीं हटेंगी बल्कि अभिलंब की ओर झुकेंगी और यह प्रकाश किरण झुकते झुकते जो देखने वाला व्यक्ति वो खड़ा था उनकी आंखों में जाएगी और उसे ये नहीं पता कि ये कर्व से आ रही है प्रकाश, उस व्यक्ति को ये नहीं दिखेगा, उस व्यक्ति को ऐसा एहसास नहीं होगा कि ये किरण ऐसे आई, यहाँ से नीचे आती चली गई, अभिलंब से दूर हटती चली गई, फिर परावर्तन हो गया, फिर वापस अपने माध्यम में लौट आई, परंतु उसे तो चमकेगा ये और उसे एहसास होगा कि ये वृक्ष उल्टा है और यहाँ पर है। उसे लगेगा कि ये वृक्ष पृथ्वी के भीतर आ गया नीचे और ये छाया इसे दिखेगी और वो छाया को पानी की तरह उसे दिखाई देगा और उसे एक भ्रम हो जाएगा कि यहाँ पानी है। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। नीचे की वायु गर्म होती है, जैसे जैसे ऊपर परतें होती जाती हैं वायु ठंडी होती जाती है। सबसे ऊपर वायु ज़्यादा ठंडी होगी, वह सघन माध्यम की तरह व्यवहार करेगी। ये प्रकाश किरण सघन से विरल में आएगा, एक परत नहीं होगी, लाखों परत होंगी। जैसे जैसे प्रकाश किरण ऊपर से नीचे आएगी वो हमेशा सघन परत से विरल परत की ओर आएगी, अपवर्तन की घटना होगी और वो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हटेगी। ये प्रोसेस होते होते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। उस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है और यह प्रकाश ऊपर की ओर जाने लगता है और अब विरल से सघन में जाएगा और प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, हमारी आँख में जाएगी और हमारी आँख को एहसास होगा कि यह प्रकाश नीचे से कहीं से आ रहा है। यही मरीचिका है। प्रत्येक परत पर आवर्तित किरण अभिलंब से दूर जाती रहती है और परत दर परत परस्पर आपतन कोण बढ़ता चला जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। इस स्थिति में प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और किरण ऊपर की ओर वापस लौट जाती है। ऊपर की परतें सघन होती हैं और इसी कारण प्रकाश किरणें अभिलंब की ओर झुकती चली जाती हैं। जब यह किरण यात्री की आंख में प्रवेश करती है तब ऐसा प्रतीत होता है कि यह किरणें पृथ्वी के नीचे से आ रही हैं और वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे पानी का भ्रम हो जाता है। इसी को मरीचिका कहते हैं। एक एग्जाम्पल और, ठंडे देशों में मरीचिका। बहुत ठंडे देशों में समुद्र पर दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंब वायु में उल्टे लटके दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? यह एक जहाज है, समुद्र पर चल रहा है। समुद्र के पास वाली परत ठंडी होगी, यहाँ उसका उल्टा होगा। वहाँ रेत थी, रेत गर्म था, उसके पास वाली परत, रेत के पास वाली परत गर्म थी, किंतु समुद्र के पास वाली परत क्या होगी? ठंडी। जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगी परतें, ये गर्म होती चली जाएंगी। आप समझ गए होंगे। सघन माध्यम नीचे होगा और विरल माध्यम ऊपर। ऊपर वाली परत विरल होंगी। जैसे जैसे किरण, प्रकाश किरण यहाँ से चलता है, जैसे जैसे ये किरण सघन से विरल की ओर जाएगा, सेम पहले वाला प्रोसेस होगा, अपवर्तन होता चला जाएगा और अपवर्तन होने पर ये किरणें अभिलंब से दूर हटेंगी। धीरे धीरे एक पोजीशन ऐसी आती है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें बनने लगती हैं। इस कंडीशन में ये प्रकाश किरणें अपने ही माध्यम में वापस लौटने लगती हैं और जब ये वापस लौटती हैं तब ये विरल से सघन में आएंगी, अभिलंब की ओर झुकेंगी और धीरे धीरे ये किरणें झुकते झुकते उस व्यक्ति की आंखों में चली जाएंगी जो वहाँ बैठा है। किंतु इस व्यक्ति को जरा सा भी ये ज्ञान नहीं होगा कि ये किरणें मुड़कर आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं ना। वो इन किरणों को जब देखेगा तो उसे ऐसा एहसास होगा कि ये प्रकाश किरणें कहीं ऊपर से आ रही हैं और उसे ये प्रतिबिंब जो नीचे बना जहाज है ये उसे उल्टा लटका, वहाँ ऊपर लटका हुआ दिखाई देगा और उसे एहसास हो जाएगा कि जहाज ऊपर है हवा में, जबकि उसका ये भ्रम होगा। ये सब घटनाएं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती हैं।
ये मैंने आपको टोटल डिटेल दे दिया है। आपके लिए नोट्स लिख देता हूँ, इस वजह से कभी आप पर बुक्स ना हो, आप अपने नोट्स बनाते रहें। एक न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ हम जाते हैं। इस चैप्टर में आप ये कुछ शब्द लिखे देखेंगे, ए एन डब्लू, एन बीच में, ए नीचे, डब्लू नीचे। इसी प्रकार ए एन जी, डब्लू एन ए, जी एन ए। ए एन डब्लू का अर्थ है ए फॉर एयर, डब्लू फॉर वाटर, जी फॉर ग्लास। ए एन जी का अर्थ है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु, ए फॉर एयर, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जिसका अपवर्तनांक लिखना है उसे लास्ट में लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष है वो पहले लेटर लिखा जाएगा। ए एन जी, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। डब्लू एन ए, वाटर, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। जी एन ए, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। बहुत अच्छे फॉर्मूलेज है तीनों। ए एन डब्लू इज इक्वल टू 1/WNA, मीन्स वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का उल्टा होगा। ए एन जी, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का उल्टा होगा। अगर मैं कहता हूं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक सपोज करो x/y है, तब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? y/x। एक न्यूमेरिकल मैंने दिया है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? ये वायु के सापेक्ष कांच है और यहाँ कांच के सापेक्ष वायु। वायु के सापेक्ष कांच, वायु के सापेक्ष कांच, ANG इज इक्वल टू 3/2। GNA हमें कैलकुलेट करना है। GNA 1/ANG का उल्टा होगा। ये फॉर्मूला लगाया और आंसर 3/2 का उल्टा 2/3 आ गया। WNG का क्या अर्थ है? मैंने बताया था कि जिसका अपवर्तनांक है वो लास्ट में होगा और जिसके सापेक्ष है वो पहले। WNG का अर्थ होगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। WNG का अर्थ होगा जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक ऊपर लिखा जाएगा अपॉन जल का अपवर्तनांक। नीचे हमेशा वो संख्या या वो राशि हम लिखते हैं जिसके सापेक्ष की हम बात करते हैं। कांच का अपवर्तनांक अपॉन जल का अपवर्तनांक। एक फॉर्मूला आपका रह गया यहाँ पर, WNG, जी का ऊपर आएगा। WNG का अर्थ होगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपॉन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। जो पहले है उसका अपवर्तनांक नीचे और जो बाद में है उसका अपवर्तनांक ऊपर। इस प्रकार हम फॉर्मूले बना सकते हैं। जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 तथा 1.5 हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तब कितना अपवर्तनांक होगा? इस सेंटेंस पर आप ध्यान दीजिए। प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है। कांच से जल में जाने का मतलब है कि जल का अपवर्तनांक हम निकालेंगे कांच के सापेक्ष। देखिए GNW, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। फॉर्मूला कैसे बनेगा? W वाला ऊपर रहेगा और G वाला नीचे और वायु के सापेक्ष दोनों में रहेगा। इन दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी और ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो गया। अंत में आपसे एक विनम्र अपील करता हूँ। आपसे एक अपील करता हूँ कि आप लॉकडाउन में पूर्ण रूप से अपने घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन और शासन के बने सभी निर्देशों आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करें। हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का सहयोग करें। बहुत जल्द ही ऐसा पल हमारे जीवन में आने वाला है कि कोरोना को हम हरा पाएंगे, हम जीतेंगे और फिर से अपनी सामान्य जीवन क्रिया को जिएंगे। ऑनलाइन क्लासेज का अध्ययन करते रहें। हमारे जिला प्रशासन द्वारा डिस्ट्रिक्ट ई-लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, लोकल केबल्स पर प्रसारण सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। आप सभी सब्जेक्ट्स का अध्ययन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।